जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 12 फिजिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ या ना। और इसके अलावा इसका हमने एक एप्लीकेशन भी पढ़ा था जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। याद है कि भूल गए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। समझ गए? तो लास्ट क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि जैसे अगर मैं एक लाइन चार्ज लेता हूं, जो मैंने कर्व बनाया था, अगर मैं एक्चुअल की इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन लेता हूं, चार्ज वायर, तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पी पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब एक और एप्लीकेशन आज हम करने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? तो आज हम ये करेंगे दूसरा, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक कांस्टेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है किसी मीडियम में, तो वहां पर एक चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा ये पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक आज हम वीडियो में इंक्लूड कर पाए। कोई दिक्कत? करें शुरू। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक तरह से डेरिवेशन ही है। जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हमने जब फाइंड किया था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो उसकी एक डेरिवेशन थी, तो आपको वो आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से उसका एक और एप्लीकेशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड at any point near a uniformly charged infinite long wire। पिक्चर बनी कुछ दिमाग में? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं या गिवन पॉइंट होगा, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, अच्छा इसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के ना 2 मेथड है। एक मेथड है गॉस लॉ, अभी हमने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अगर तुमको आ गया तो उसका एप्लीकेशन की मदद से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड लगाते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से करने जा रहे हैं। तो मान लो ये एक वायर है और ये पता नहीं कहां से आ रही है और कहां तक जा रही है, और मान लेते हैं इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर बहुत सारा, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। इन्फिनिटी से ये लाइन आ रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, और इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज अगर मैं दूंगा तो क्या वो एक ही पॉइंट पे एक्यूमुलेट हो जाएगा या पूरे में स्प्रेड हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसकी वजह से मान लो मुझसे पूछा गया कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। मान लो मुझसे पूछा गया कि इस पॉइंट पर, एक सर्टेन पॉइंट है, इसको कुछ भी नाम दे दो, पी नाम दे दूं, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इतना समझ में आ गया? तो बच्चों मान लेते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, कोई भी डिस्टेंस ले लो, y, ठीक है। और ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वायर जा रही है, समझ गए? तो इस पूरी वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देखो पूरी वायर की वजह से इकट्ठा एक बार में तो हम नहीं बता सकते, तो हमें इसको छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, हमेशा की तरह लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना, ठीक उसी की तरह यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया। ये इतना छोटा है कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब पॉइंट चार्ज मान लो आप इसको, पर मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो बच्चों इसकी लेंथ कितनी है? dl। इस पर चार्ज कितना है? dq।
समझ गए? अच्छा और एक बात, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तुम लोगों को मैंने ये बता दिया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लैम्डा, याद है कि भूल गए? और लैम्डा का फॉर्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को, dq बाय dl। छोटा सा चार्ज अपॉन छोटी सी लेंथ, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, उसकी वैल्यू भी वही होगी लैम्डा। और अगर मैं q/2 और l/2 लेता हूं तो भी यही होगा। यहां तक तो क्लियर है ना? तो यहां से बच्चों अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी dq की, तो dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा इंटू dl। सबको समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? और ऑब्वियस सी बात है, ये जो लैम्डा है ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा। मैंने बताया था ना, कॉस्ट पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये तो वो हमको देगा ही ना, वरना पूरी वायर पे कितना चार्ज है हम कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। पर अगर कोई मुझे ये बता दे कि 1 मीटर तार में 10 कूलम चार्ज है, तो मुझसे कितने भी लंबे तार का चार्ज पूछ लो बता दूंगा, क्योंकि 2 मीटर में 20 कूलम होगा, 3 मीटर में 30 कूलम होगा। समझ गए ना? यहां तक सबको क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है, इसका चार्ज है dq, इसकी लेंथ है dl, और मान लेते हैं यहां से इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? x। यहां से डिस्टेंस कितना है? x। समझ में आ रहा है? ये बहुत छोटा सा है, पॉइंट चार्ज जितना है, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, हाँ या ना? अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह जाएगा बाहर की तरफ। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट चार्ज अज्यूम करो और सोचो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट चार्ज है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। तो जब ऐसे निकलेगा तो इस पी पॉइंट को कहां पे जाएगा? पी पॉइंट से होकर कहां जाएगा बच्चों? ऐसे। किसी को इसमें कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे दूं डीई। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो छोटा सा पॉइंट चार्ज है, स्मॉल पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा ही होगा। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर एंगल बना थीटा। हम ये बात जानते हैं फिजिक्स में हर चीज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिवाइड की जाती है। तो इस डीई को 2 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं बच्चों, तो यहाँ थीटा बन गया है, तो ये कितना हो जाएगा? डीई। बहुत बढ़िया। साइन कौन बोल रहा है? कोई बात नहीं, गलती ठीक करो और इसको cos थीटा बना दो। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। डीई साइन थीटा। पता है ना ये काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तभी तो हमने इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करा है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? पक्का? अब बच्चों मेरी एक और बात सुनो, जब हमने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में ये काम किया था तो हमने एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से काटा था, याद है? जैसे ये तो समझ में आ रहा है, ये भी सॉल्व कर सकते हैं ये भी, बट इसको अगर मैं कुछ और ऐसा अरेंजमेंट करूं कि डी साइन थीटा कट जाए, काम आसान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बस ये कहना चाहता हूं, किसी के जैसा हूबहू एक और करंट एलिमेंट अगर मैं यहां पर ले लूं जिसका चार्ज कितना है? dq, और जिसका लेंथ कितना है? dl, और ये भी यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर है। अच्छा पहले तो सोचो ऐसा होगा या नहीं? अरे जब मैं इस O पॉइंट से इतनी दूर यहां पर करंट एलिमेंट ले सकता हूं तो ऊपर भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहां जाएगा? भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, छोटा सा पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा। तो जब बाहर जाएगा तो P पॉइंट पे तो ऐसे जाएगा ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? ऐसे। यहां तक कोई दिक्कत? समझ गए? तो इसका भी छोटा सा डीई हो जाएगा। इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पर भी थीटा बन रहा है क्योंकि भाई सेम डिस्टेंस है ना, तो यहाँ भी थीटा ही बनेगा, यहाँ पर भी थीटा बनेगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? अगेन डीई कॉस थीटा, ये 2 हो गए, और नीचे की तरफ क्या बनेगा? सबको समझ में आ गया? क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों कट जाएंगे? क्या ये चीजें डेरिवेशन में पूरा लिख के दिखाऊं? क्लियर हो गया? 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन में काम करते हैं तो उनका सम क्या होता है? 0। समझ गए ना? एक टेबल को 2 लोग धक्का मार रहे हैं आमने सामने से, तो फोर्स इक्वल है, ऑपोजिट है, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो टेबल वही का वही रहेगा। समझ में आ गया? या खींच रहे होंगे तब भी ऐसा ही होगा। यानी कि अब मुझे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो ये है। इसमें भी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी बच्चों,
हम इन दोनों को जोड़कर 2 टाइम्स ऑफ DE cos थीटा का इंटीग्रेशन नहीं करते, बल्कि सिर्फ DE cos थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं। अगर ट्वाइस का इंटीग्रेशन करोगे तो हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं ये वाला करंट एलिमेंट नहीं लेता तो यहाँ पे DE cos थीटा आता, दूसरा वाला नहीं आता, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होता। तो एक स्मॉल करंट एलिमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ना। तो दो को जोड़ के अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो डबल वैल्यू आएगी, तो या तो हाफ से डिवाइड करो या फिर एक सिंगल वैल्यू को इंटीग्रेट कर दो। समझ गए? अब तुम्हें लग रहा होगा सर जब सिंगल वैल्यू लेनी थी तो दूसरा करंट एलिमेंट लिया ही क्यों? अरे भैया इसलिए ताकि D sin थीटा से ये कट जाए। समझ गए? अब जरा सोचो, ये करंट एलिमेंट अगर मैं थोड़ा और दूर लूं तो उनका भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा क्रॉस करके, तब उनका DE sin थीटा भी कटेगा। या थोड़ा पास चला जाऊं यहाँ पे, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जाएगा, तब उनका DE sin थीटा कटेगा। सबका sin थीटा वाला कंपोनेंट कट जाएगा और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाएगा इसी लाइन पे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताओ स्मॉल DE कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जल्दी बोलो। KQ/R²। कोई दिक्कत? तो यहां पर मुझे बताओ D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K और इसका चार्ज क्या था? DQ अपॉन यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। बच्चों यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? √x² + y²। पाइथागोरस सिखानी पड़ेगी, आती है? अरे भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ये y है ये x है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये आएगा। तो KQ/R²। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये रहा। अब बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्या? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो अब मुझे ये बताओ अगर DE की वैल्यू ये है तो E नेट यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में से किसी एक को अगर मैं लिख दूं, यानी DE cos थीटा लिख दूं और इसका इंटीग्रेशन कर दूं -∞ से +∞ तक, यहां से +∞ तक, तो क्या आंसर आ जाएगा? हाँ। और अगर इन दोनों का सम करके उसको इंटीग्रेट करोगे, अगर यहाँ पे 2 लगाओगे तो आपको हाफ लगाना पड़ेगा, वरना आंसर डबल आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ना हम हाफ लगाते हैं और ना ही हम 2 लिखते हैं, हम एक कंपोनेंट DE cos थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। सिंपल है ना? अब मुझे जल्दी बताओ DE की वैल्यू हमारे पास ये रही, इसको उठा के यहां पे पुट कर दें, कर दो। तो E नेट विल बी इक्वल टू -∞ से +∞। DE की वैल्यू आ गई K DQ/x² + y² और cos थीटा भी लिखेंगे हम यहाँ पे, और इनटू में, अच्छा इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग? D थीटा, नहीं सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया? तो यहां पर आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, तो हम यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? dx के रेस्पेक्ट में। या फिर एक काम करो, यहाँ पर ना मेरे ख्याल से इसी को तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो देखो हम ना इस एक्सिस पे x ले रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इस एक्सिस पे डिस्टेंस में x ले रहा हूं तो ये dl के बजाय dx लिख सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर भी dl, l का मतलब क्या है? स्मॉल लेंथ। तो क्योंकि मैं x एक्सिस ले रहा हूं ये, तो ये dx लिखूंगा। तो इस हिसाब से यहां पर भी dq बाय क्या हो जाएगा? dx, और dq की वैल्यू हो जाएगी λ dx। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर ये dx नहीं आएगा, बस इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, इसको। ठीक, अब जरा देखो हमने यहाँ पर अभी तक कुछ इंटीग्रेशन नहीं करा है, खाली DE की वैल्यू पुट कर दी, खाली DE की वैल्यू पुट करिए। अब जरा चेक करो DQ की वैल्यू हमारे पास है या नहीं है? है तो ये देखो λ dx, क्योंकि हमको क्वेश्चन में लीनियर चार्ज डेंसिटी तो देगा ना, क्वेश्चन में हमें कुछ तो डाटा देगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ भी डाटा दिया नहीं है सब कुछ सॉल्व करके दिखाओ। तो यहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे? E नेट की वैल्यू पे E नेट, देखो पहले हमने ये वैल्यू पुट करी, अब हम DQ की वैल्यू पुट करेंगे, विल बी इक्वल टू -∞ to +∞, K DQ की जगह आ जाएगा λ इंटू dx डिवाइडेड बाय x² + y² इंटू
कॉस थीटा। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों कि देखो कांस्टेंट को तो हम बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, पर पहले ये बताओ कांस्टेंट है कौन कौन। के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, जैसे 10 कूलम पर मीटर, तो वो तो कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर गए। dx के तो रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वो तो बाहर जाएगा नहीं। x और y ये कांस्टेंट है कि नहीं, x कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है वो हमने अज्यूम करा है। तो ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यानी x की वैल्यू चेंज हो रही है, x बाहर नहीं जा सकता। y तो कांस्टेंट है, क्योंकि y यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। बात समझ रहे हो? तो y को हम बाहर निकाल पाते अगर ये इससे अलग होता, वो तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अब ये भी बाहर नहीं जा पाएगा। बात समझ पा रहे हो? और यहाँ पर है cos थीटा, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो थीटा वाले टर्म्स को। अब क्या करें, थोड़ी दिक्कत आ गई ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स काम आ जाता है, और करना क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले काम करते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब जरा ध्यान देना, इस फिगर के हिसाब से अगर मैं लिखूं tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई, कोई प्रॉब्लम? tan थीटा निकालो, p बाय b होगा x अपॉन वाई। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y tan थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? अगर एक तो इक्वेशन इसको मान लो और इसको ना डिफरेंशिएट भी कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और ये बन जाएगा y tan थीटा है ना, देखो y को कर दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, y इंटू tan थीटा का डैश प्लस tan थीटा इंटू वाई डैश dy बाय डी थीटा। नहीं सॉरी एक सेकंड बच्चों, देखो वैसे तो प्रोडक्ट रूल लगा के नहीं कर सकते, गलत तो कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि y तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो फिक्स है ना y वाली, अरे भूल गए क्या, ये डिस्टेंस y है ना। अगर y कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो ये टर्म तो वैसे भी 0 हो गया, खाली ये बचेगा। तो बाय द वे हम ऐसे करते नहीं है, आंसर इससे भी सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम डिफरेंशिएट करते टाइम कांस्टेंट को पहले ही बाहर कर देते, तो क्यों झमेला पाल रहे हो। खाली किसका डिफरेंशिएशन करना है, d बाय डी थीटा ऑफ tan थीटा। बच्चों tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी बताओ, sec स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, y इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये dx की वैल्यू आ गई, क्योंकि डी थीटा इधर भेज दिया ना मैंने। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये दोनों वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो क्या बन जाएगा, जरा चेक करो। मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3rd एंड 4th इन इक्वेशन 2nd। मतलब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ई नेट इज इक्वल टू, इसमें से k और लैम्डा कांस्टेंट है, ये तो पहले बाहर आ जाएगा, k बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक किसका हो रहा है, dx। बच्चों dx की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, जल्दी बोलो, ये रहा ना dx, y sec स्क्वायर थीटा, y sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, पूरी वैल्यू पुट करूंगा dx की, सही है। अब क्या बचा हमारे पास, cos थीटा, ये रहा बच्चों cos थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, चेक करो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों x की वैल्यू क्या है, y tan थीटा, तो यहां पर y tan थीटा ये बन जाएगा, अरे चेक करो ना, x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू ये पुट करोगे तो पूरे का स्क्वायर नहीं करोगे, और प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? अभी ना थोड़ी जगह कम है, मैं इसके सामने लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, मैं इसके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से लिखो। k बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक क्या कर रहे हैं हम लोग,
अरे हाँ बच्चों, डिनोमिनेटर में देखो वाई स्क्वायर कॉमन नहीं है, तो डिनोमिनेटर में अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1, इसके पास 1 बचा, और इसके पास क्या बचा, अरे जल्दी बोलो, tan स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बचा y sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा। एक काम करते हैं, d थीटा को पीछे लिख देते हैं, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वो पीछे अच्छा लगता है। कोई दिक्कत बच्चों, छोटा मोटा मैथ्स तो आता होगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 10th में पढ़ा था ना, ये sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, एक y से एक y कटेगा, तो e नेट क्या बचा, जल्दी बोलो, k लैम्डा अपॉन में देखो ये जो y है, क्योंकि y कांस्टेंट है, पहले y इसलिए बाहर नहीं आ पा रहा था क्योंकि उसके साथ x जुड़ा हुआ था, अब तो y मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट भी है, बाहर आ जाएगा, ये आ गया y। अब हमारे पास क्या बचा इंटीग्रेशन में, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ऊपर है sec स्क्वायर थीटा, और बच्चों नीचे क्या है इस ब्रैकेट के अंदर, ये भी sec स्क्वायर थीटा है, ये तो अच्छा हो गया, इनटू में cos थीटा d थीटा। कोई दिक्कत, ये ठिकाने लग गया। अब हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, k लैम्डा अपॉन y, डायरेक्ट कर दूं, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन देखो, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन में cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, cos होता है, cos का प्लस साइन होता है, cos का प्लस साइन होता है। तो यहां पर हमारे पास बचेगा साइन थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, और एक बार चेक कर लो यार, मुझे लग नहीं रहा कुछ गड़बड़ हो रही है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, cos का होता है माइनस साइन, है ना, तो इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है तो प्लस साइन आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में ये आ गया बच्चों। इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करते हैं, याद है कि नहीं, मैंने एक वीडियो इंटीग्रेशन की भी डाली हुई है, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता, बेसिक इंटीग्रेशन बहुत काम की वीडियो है, मैथ्स में भी काम आएगी और हर जगह फिजिक्स में काम आएगी, वो तुम्हें देखनी ही पड़ेगी जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता। तो इसकी लोअर लिमिट है माइनस इंफिनिटी और अपर लिमिट क्या है, इंफिनिटी। पर इसमें जो है ना बच्चों, लिमिट भी चेंज होती है। जब देखो, जब हम किसी चीज को कुछ लेट करते हैं ना, जब हम किसी चीज को कुछ लेट करते हैं तो लिमिट चेंज होती है। जैसे हमने x को चेंज कर दिया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी। जैसे मान लो अब यहाँ पे x को लेता हूं मैं इंफिनिटी, ठीक है, तो x को इंफिनिटी अगर मैं यहाँ पे लेता हूं तो इंफिनिटी इज इक्वल टू y tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी अपॉन y, इंफिनिटी रहेगा। तो tan कितने डिग्री पे इंफिनिटी होता है, 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। मेरी बात समझ में आ गई। और ठीक इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी लेता हूं, तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इंफिनिटी, तब भी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस π/2। तो इसकी लिमिट जो हमें पुट करनी है वो -0 से -π/2 पुट करनी है। यहाँ पर शायद 0 आएगा, या हम एक काम और कर सकते हैं, एक सेकेंड, 0 टू इंफिनिटी, एक सेकेंड, यहां तक क्लियर है। जब तुम मैथ्स में इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ोगे तो ये बात ध्यान रखना, जब भी हम कुछ वैल्यू को अज्यूम करते हैं, ऐसे लेट करते हैं, तो उसके साथ लिमिट भी चेंज होती है। इतनी बात समझ गए। तो यहां पर हमने ये अज्यूम करा था, तो लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। मैंने यहाँ पर इंफिनिटी जब पुट करा x की जगह, तो इंफिनिटी इक्वल टू y tan थीटा आ गया। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं क्या, फिर से देखो, अगर मैं यहाँ पर x को इंफिनिटी लेता हूँ तो यहाँ पर इंफिनिटी आ जाएगा, इज इक्वल टू y tan थीटा, सही है। जब y इंफिनिटी के अपॉन में जाएगा तब भी वो इंफिनिटी रहेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी अपॉन y, इंफिनिटी ही रहेगा। तो जरा सोचो बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, याद है कि भूल गए। यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री π/2। यहां तक कोई दिक्कत,
तो जब आपने ये अज्यूम करा तो लिमिट भी चेंज करोगे या नहीं करोगे? तो अब एक और बात मैं तुम्हें बता देता हूं, एक और बात ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं तुमसे ये कहूं -10 से +10 तक जाना है, ध्यान से सुनना, -10 से +10 तक जाना है, तो कितना डिस्टेंस हुआ? और मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ो। एक बच्चा जो है ना वो प्लस माइनस के चक्कर में फंस के -10 +10 मिला के 0 बोल दिया उसने। वैसे टोटल डिस्टेंस कितना है? 20। मैंने उस बच्चे को बोला कि भाई प्लस माइनस का चक्कर मत पाल, उसको समझ नहीं आ रहा, तो क्या मैं उसको ये बोल सकता हूं 0 से 10 तक 2 बार चला जा? मेरी बात समझ में आई? या तो आप -10 से +10 तक जाओ या सिर्फ 0 से 10 तक 2 बार चले जाओ, तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो -∞ से +∞ की जगह अगर मैं 0 to ∞ कर दूं और इसके आगे 2 लगा दूं, कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आई? पहले -∞ से +∞ जा रहा हूं, -∞ से +∞। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं 0 से ∞ तक जाना है और उसका ट्वाइस कर दो, जो काम मैंने यहां पर करा है। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसीलिए अब यहां पे मुझे यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, और अब यहां पर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो जाएगी π/2। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि अब मैं x की जगह एक बार इन्फिनिटी पुट करूंगा और एक बार 0 पुट करूंगा। 0 पुट करूंगा तो tan 0 0 पे ही आता है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 0। अब ये हो गया हमारे पास E net will be equal to 2k लैम्डा अपॉन y, और एक बार अपर लिमिट पुट करोगे sin π/2 माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे sin 0 डिग्री, कितना हो गया? sin 90 कितना होता है? 1, और sin 0 तो कितना बचा यहाँ पे? 1, और 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा? 2k लैम्डा अपॉन y। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? और अगर k की वैल्यू पुट करते हो तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। 2 से ये 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा E net will be equal to लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू y। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। बाय द वे, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का एक और मेथड भी है जो हमें गॉस थ्योरम में पढ़ना है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, फिर मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, तुम्हें कुछ समझाऊंगा। देखो, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे दिमाग में क्या पिक्चर बन रही है? बच्चों मान लो इस समय इस दीवार पर पॉजिटिव चार्ज है और इस दीवार पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? या जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ऐसा मान लो, ये दीवार, मेरे पीछे दीवार है, उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और सामने जो मेरी दीवार है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और कहाँ जाएगा? कैमरे में सामने चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी लाइन बनेंगी। क्या वो सारी लाइन पैरेलल होंगी? हाँ। इक्वल स्ट्रेंथ की होंगी? हाँ। क्या वो इक्विडिस्टेंट होंगी, आपस में बराबर दूरी पर होंगी? हाँ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ में आई? जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से सुनो। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड खा रहा है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ? ऐसा। और बहुत सारी लाइनें बनेंगी, वो सारी इक्विडिस्टेंट होंगी, इक्वल स्ट्रेंथ की होंगी,
और इक्वी डिस्टेंट भी होंगी, क्रिस क्रॉस का कोई चक्कर नहीं है, समझ गए। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कहीं पर उपस्थित है, ऐसा हमने अरेंजमेंट कर दिया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल घुसा जा रहा है, चलता हुआ कहीं से आ रहा है, भागता हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुस गया जाके, तो उसके मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बात समझ में आई? टॉपिक समझ में आया? उससे पहले मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बता देता हूं जो तुम्हें जीवन में हमेशा याद रखनी है। देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये? डायरेक्शन क्या है? बोलो ना, ईस्ट की तरफ, लेफ्ट टू राइट, कुछ भी बोल लो यार। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये रट लो हमेशा जिंदगी भर के लिए, इस चैप्टर में भी काम आएगा, अगले चैप्टर में भी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसको दिख गया, वो उसको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। क्या करेगा? ये इस पर फोर्स लगाएगा, कितना? QE। याद आया कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q0 होता था, तो इस पर फोर्स लगेगा या नहीं? फोर्स लगेगा तभी तो वो उसको आगे लेके जाएगा। कितना फोर्स लगेगा? कोई दिक्कत? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने साथ बहाकर, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ लो, सर ये क्यों बहाकर ले गया? यार एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो पक्का इधर वाली दीवार पर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर कहीं दीवार पर नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसा अज्यूम करो। तो अगर इधर दीवार पर पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा, बहुत बड़ा, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन, उसको धक्का मारेगा। और इस साइड कहीं नेगेटिव चार्ज है दीवार पर, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वैसे भी कहाँ जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बच्चों अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? समझाना पड़ेगा या समझ गए? ये इधर की तरफ जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा QE माइनस का, पर मैंने कहा था चार्ज का साइन कंसिडर, डायरेक्शन हम अपनी बुद्धि से खुद निकाल लेंगे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इधर, क्योंकि मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आ रहा है तो इधर पॉजिटिवली चार्ज सोर्स है कोई बहुत बड़ा, तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और सामने नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको रिपल्शन दे रहा होगा। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में नहीं आई? अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बात रट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसको अपने साथ ले जाएगा विद दिस फोर्स, और इसमें Q इसका चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी यहां पर प्रेजेंट है, और फोर्स ऐसे निकालेंगे। समझ में आ गया? ये चीज रट लो, या तो या लॉजिक लगा के समझ लो तो समझ लो, और अगर पॉजिटिव चार्ज का समझ में आ गया तो नेगेटिव चार्ज का उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे। ये याद रखना, जरूरत पड़े तो कॉपी में कहीं लिख लेना, नोट्स में हर चीज नहीं है, ठीक है? तो सवाल ये है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, करके देखते हैं भाई। मान लो ये इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव ले लो, इस पर पॉजिटिव ले लो, और इस पर ले लो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा। अच्छा पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म होगा कि नहीं? अरे जल्दी बोलो, क्या ये सारी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? क्या इनके बीच में अलग अलग दूरी है? अरे डायग्राम में थोड़ा बहुत हो सकता है, पर मान लो वो इक्वी डिस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट जाएगा। जल्दी बोलो हाँ। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती हाँ कर रहे हो? नहीं आ रहा? मान लो देखो, पहले हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब एक चार्ज पार्टिकल इसके अंदर जा रहा है, तो मान लो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर और इसका चार्ज है Q,
या मान लो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है और इसका चार्ज है Q या E, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की जगह मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चार्ज मैंने E ले लिया और ये इधर की तरफ भागे जा रहा है विद वेलोसिटी v नॉट। इसकी खुद की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहां तक सबको समझ में आ गया। ये v नॉट वेलोसिटी से इधर की तरफ भाग रहा है। अब बताओ ये जाएगा कहां, जल्दी बोलो कहां जाएगा। ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा या नीचे की तरफ? अरे भैया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना यार, सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ऊपर। तो क्या ऐसे जाके सीधा ऊपर चला जाएगा? नहीं, वो आगे भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। यानी इसके ऊपर लगातार दो फोर्स, एक तो इसकी वेलोसिटी इसको आगे धकेल रही है और इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना, QE। फोर्स कितना लग रहा है, EE। कोई दिक्कत? अरे अभी बताया था ना, फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू E होता है। तो इस पर चार्ज तो E है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, QE। इस पर चार्ज कितना है, तो E लिख दिया यहाँ पर, और कैपिटल E। बात सबको समझ में आ गई। अब लगातार ये आगे भी जाना चाहता है और ये ऊपर भी उठना चाहता है। तो तुम मुझे ये बताओ बच्चों, क्या ये कहां जाएगा, कहां, क्या ये सीधा जाएगा? नहीं, ये वक्त के साथ धीरे धीरे डूम डूम जाएगा। सबको समझ में आ गया, ऊपर की तरफ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, मान लो यहां पर कहीं पर भी रैंडमली अगर मैं लेता हूं एंगल थीटा बन रहा है, तो इसने देखो डिफ्लेक्ट तो ये अपने पाथ से हुआ है, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट तो हुआ है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन है ये वर्टिकल में हो रही है ना, ऊपर की तरफ। तो मान लेते हैं यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, y। तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ y और डिफ्लेक्शन कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये दो चीजें बतानी है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आई? जो हवाई जहाज उड़ाते हैं ना, वहां रोड नहीं होते आसमान में, तो कंट्रोल रूम से वो ये पूछते हैं, अगर बादल है ना, रनवे नहीं दिख रहा है, तो मैं किधर मोड़ूं, या जो भी उनका अरेंजमेंट होता है, तो वो उसको डेविएट अपने रास्ते से कैसे करते हैं, थीटा के टर्म्स में। समझ में आया? तो ये अपने रास्ते से डेविएट ही तो हो रहा है, तो थीटा के टर्म्स में कितना हो रहा है वो बताओ, और वर्टिकली वाई के टर्म्स में कितना हो रहा है वो बताओ। टॉपिक समझ में आ गया? हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, जल्दी बोलो। हम फाइंड करने जा रहे हैं डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड वाई। वाई मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? इसका पाथ की, इसके पाथ की शेप क्या है, पैराबोला है, क्या है, पैराबोला जैसा लग रहा है। पैराबोला तो प्रोजेक्टाइल में होता था ना, याद है? देखो मैं चीजों को रिलेट पता है क्यों कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठे। इसकी शेप क्या बन रही है पाथ की, लिख दूं, लिख देता हूं, पैराबोलिक पाथ। चीजों को जोड़ जोड़ के मिला के पढ़ोगे ना तो थोड़ा याद रहेगा। पैराबोलिक पाथ किसका था, ट्राजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, याद है? प्रोजेक्टाइल में जब हम ट्राजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करते थे, जरा याद करो, वर्टिकल मूवमेंट अलग से सॉल्व करते थे और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलग तरीके से सॉल्व करते थे। याद है कि भूल गए? तो यहां पर भी बच्चों हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं और मैं हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, v नॉट। फाइनल वेलोसिटी v नॉट ही रहेगा, एक्सेलरेशन तो लगी नहीं रहा। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज जा रही है, तो ना वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है। समझ गए बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हुआ, y है क्या डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में?
टाइम कितना लगा मालूम नहीं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इसका हुआ है x, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक हमने कितना ले लिया इसका डिस्प्लेसमेंट, मान लो x। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं ना यार, ये तो वर्टिकल है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x। जब एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है कि नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, अरे जल्दी बोलो। यानी यहां से यहां तक पहुंचने में वक्त कितना लगा, ये समझ गए। अब अगर मान लो मैं वर्टिकल वाला मोशन चेक करूं, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल में क्या फोर्स लग रहा है, हाँ फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है, ई बाय एम, कोई दिक्कत। जब एक्सेलरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा, तो यहां पर इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। बच्चों डिस्प्लेसमेंट ये कौन सा वाला है, वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y इज इक्वल टू u, u मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, u का मतलब क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल में तो थी ही नहीं, तो ये वाला कंपोनेंट पूरा क्या हो गया, समझ गए। बचा क्या, हाफ, ए की वैल्यू ये रही, ई दोनों का स्क्वायर, ओ सॉरी एक सेकेंड, ए की वैल्यू है ई बाय एम और टी का स्क्वायर। बच्चों टी की वैल्यू क्या है, ये रही x बाय वी नॉट, x बाय वी नॉट। तो हमारे पास y के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट आ गया, हाँ सॉरी इसका स्क्वायर भी होगा क्योंकि t का स्क्वायर है ना। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला आ गया e कैपिटली x स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट का स्क्वायर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, अरे डिस्प्ले ये तो निकालना था ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतने से डिस्प्लेसमेंट में भी आप वही वाला टाइम यूज कर रहे हो और इतना सारा डिस्प्लेसमेंट होने में भी आप वही टाइम यूज कर रहे हो, तो भाई तुमको दिक्कत क्या है, जरा चेक करो। आगे तो तेज जा रहा है पर ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठ रहा है, यानी कि यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसको ये कवर करने में लगा। बात समझ में आ गई, इसीलिए दोनों में टाइम सेम ही लगेगा, इसीलिए ये वाला टाइम यहाँ पर यूज करा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी कि y के टर्म्स में हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत। अब हमें थीटा फाइंड करना है, करें शुरू। अगर मैं हॉरिजॉन्टल में काम करता हूं, हॉरिजॉन्टल में, तो वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी वही होगी जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि एटी वाला पार्ट तो खत्म होने वाला है, एक्सेलरेशन तो लग ही नहीं रहा ना हॉरिजॉन्टल में, तो फाइनल वेलोसिटी बोलो या इनिशियल वेलोसिटी बोलो एक ही बात है। अच्छा अगर मान लो मैं वर्टिकल में काम करता हूं, वर्टिकल में, तो ये वी एक्स मान लेते हैं, तो वी वाई कितना होगा, v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, u प्लस ए टी। जरा चेक करो वी वाई, u का मतलब है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि 0 है, 0 प्लस a कितना है, e बाय m, e कैपिटल E बाय m, और टाइम कितना लगा, t कितना है, x बाय वी नॉट, x बाय वी नॉट, तो वी वाई कितना आ गया, e x अपॉन m वी नॉट। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। तो तुम खुद बताओ बच्चों, अगर मैं कहीं पर भी एक छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूं तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई बी। तो इस छोटे से ट्राइंगल में ये p है और ये b है, तो p की जगह क्या लूंगा, वी वाई वर्टिकल वाला कंपोनेंट और बेस में हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट वी एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी वाई की वैल्यू पुट करो,
और Vx की जगह क्या पुट करेंगे, V0। ये V0 थी ना इनिशियल वेलोसिटी V0 थी ना। हाँ तो ठीक है, V0 आ जाएगा फिर से। तो हमारे पास tan थीटा कितना आ गया, EEx अपॉन m V0 का स्क्वायर। और अगर थीटा ही के टर्म्स में चाहिए तुमको तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स EEx अपॉन m V0 स्क्वायर। कितने बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? तो थीटा के टर्म्स में ये रहा और y के टर्म्स में ये रहा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख के याद कर लेना, समझ गए? तो बच्चों मैथ की क्लास का टाइम हो गया है, इसीलिए आज हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज एक लंबा टॉपिक है, मतलब मुझे एक अच्छा खासा समय चाहिए उसे समझाने के लिए। तो आज हम ये क्लास यहीं ओवर करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए देखते रहें अगली वीडियो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।